तो हम लोग को उसमें पढ़ना था यूनिट 2 में, जो आगे के विचारक हैं हम लोग रूसो पढ़े थे। अब इसमें हम लोग को हीगल पढ़ना है। तो हीगल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इसका सामान्य पहलू समझना है। सामान्य पहलू और इसके साथ में बताया था किताबों का नाम भी ध्यान रखना चाहिए, किताबें भी आती हैं। और फिर इसके जितने भी सिद्धांत हैं इनके सिद्धांतों पर चर्चा करना है, जैसे द्वंद्ववाद का सिद्धांत, द्वंद्ववाद प्लस इसकी आलोचना। दूसरा सिद्धांत इसका जो है राज्य संबंधी सिद्धांत है। तीसरा इसका सिद्धांत जो है नैतिकता पर विचार है। फिर इसके जो है जैसे स्वतंत्रता पर विचार, स्वतंत्रता पर विचार। इसी प्रकार से इसका जो है जैसे राष्ट्र राज्य अबलिक युद्ध पर विचार। इसी तरह से शासन अबलिक संविधान पर विचार। ये सब इसके सिद्धांत हैं। फिर इसके में बताया कि कुछ जो कथन है या जो कुछ तथ्य है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। हीगल को ऐसे पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि हीगल जो है जर्मन दार्शनिक है और इसका जन्म जो है स्टुटगार्ट में हुआ था, जर्मनी में स्टुटगार्ट में हुआ था। 1770 में इसका जन्म होता है। यह बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। और आप जानते हैं कि हम लोग इसलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि जर्मन आदर्शवाद के सिद्धांतों के विकास को जो है चरम शिखर पर पहुंचाने का कार्य जो है इसने ही किया। यह सामान्य विचारक होते हुए भी जर्मन दर्शन को उसके उच्च शिखर पर पहुंचाने का प्रयास किया। और आप जानते हैं कि चूंकि फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 में, फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था, तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, तो आप देख रहे हैं कि ये जब वो विद्यार्थी था तो उस समय ये फ्रांसीसी क्रांति हो रही है। इस फ्रांसीसी क्रांति का उसके विचारों पर जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि बौद्धिक उषा काल की संज्ञा दी। इसने जो है बुद्धि को खोल दिया कि हमको किस ओर जाना है। तो आप जानते हैं कि 1793 में जब इसने अपना अध्ययन पूरा कर लिया, स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली, तो इसके बाद जो है 6 वर्ष तक फ्रैंकफर्ट स्कूल में, जो फ्रैंकफर्ट था विश्वविद्यालय, बर्न जो यूनिवर्सिटी है, वहां पर अध्यापन का कार्य किया था। 1801 में इसके पिता की मृत्यु होती है। और पिता की मृत्यु के बाद जेना में, जो जर्मनी में ही है, जेना में जो है सांस्कृतिक जो पुनरुत्थान केंद्र कह सकते हैं, उस सांस्कृतिक पुनरुत्थान केंद्र जो है चला गया। बाद में आप जानते हैं कि जेना विश्वविद्यालय बना। शुरुआती दौर में तो विश्वविद्यालय था नहीं, लेकिन नेपोलियन का जब आक्रमण हो रहा है तो नेपोलियन के आक्रमण के बाद जो है वहां से उसको भागना पड़ा। उसके बाद कुछ दिनों तक समाचार पत्र का भी संपादन किया था। और इसके बाद आप देखते हैं कि न्यूरेमबर्ग जो विश्वविद्यालय है,
अब तो विश्वविद्यालय है। आप जानते हैं कि पहले जिम्नास्टिक जो है स्कूल हुआ करता था, तो वहां पर ये अध्यापन का कार्य शुरू किया और 8 वर्ष तक यहां पर रहा। और यहीं पर मतलब ये समझ लिए कि न्यूरेमबर्ग में जो इसने काम किया, अध्यापन का जो कार्य किया, अध्यापन क्या प्रधानाध्यापक भी बन गया था। तो ये जो प्रधानाध्यापक जो बन गया था, यहीं पर इसने जो किताब लिखा था साइंस ऑफ लॉजिक, साइंस ऑफ लॉजिक किताब लिखा था। और आप जानते हैं कि साइंस ऑफ लॉजिक किताब लिखने के बाद इसकी प्रसिद्धि जो है पूरे जर्मनी में फैल गया, महान दार्शनिकों में इसकी गणना होने लगी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफिकल जो साइंस है, तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफिकल साइंस, इसके बाद वो पुस्तक लिखता है। और आप जानते हैं कि इसी के बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में जो है दर्शन के प्रोफेसर पद पर इसकी नियुक्ति हुई थी। और बर्लिन विश्वविद्यालय में रहते हुए ही बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय का वो हेड भी बन गया था। तो आप जानते हैं कि बर्लिन विश्वविद्यालय में रहते हुए ही इसने जो है फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक लिखा था, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री लिखा था। और आप जानते हैं कि ये जो है निरंकुश जो राजतंत्र है, इस निरंकुश राजतंत्र का ये समर्थन करता है। निरंकुश राजतंत्र का जो समर्थन किया, उग्र समर्थन किया, और माना कि विश्व में ईश्वर के अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम रूप जो है राज्य में ही है, स्टेट ऑफ मार्च ऑफ गॉड, राज्य ईश्वर का अवतरण है। तो आप देखते हैं कि ये सब जो इसने कहा कि राज्य ईश्वर का अवतरण है, इसी का स्टेटमेंट है, राज्य ईश्वर का अवतरण है। तो आप देख रहे हैं कि ये राज्य की प्रशंसा कर रहा है। इसी राज्य की प्रशंसा करने के कारण हीगल को जो है सरकारी दार्शनिक भी कहा जाता है। सरकारी दार्शनिक भी कहा जाता है इसको, कि सरकारी दार्शनिक है। सरकारी दार्शनिक का मतलब कि सरकार का फेवर लेता है, ऑफिशियल फिलासफर इसको कहा जाता है। कोई पूछे ऑफिशियल फिलासफर किसको कहा जाता है, फिर हीगल लगाइएगा, ऑफिशियल फिलासफर। तो आप देख रहे हैं इसके बाद 61 वर्ष की अवस्था में जो है हैजे की बीमारी के कारण इसका जो है मृत्यु हो गया। तो ये तो मैं बताया कि इसका एक सामान्य पहलू है जो आप लोगों के नोट्स में भी लिखा है और मैं भी बताया। लेकिन आपको किताब का नाम ध्यान होना चाहिए, और किताब के नाम में जो है मैं बताया कि 2-4 जो किताबें हैं, जैसे फिलॉसफी ऑफ राइट है, इसका जो बुक है वो आपको ध्यान होना चाहिए। फिलॉसफी ऑफ राइट, इसी को फिलॉसफी ऑफ लॉ भी कहा जाता है। फिलॉसफी ऑफ लॉ भी पूछे तो इसी की किताब है। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण किताब है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, और तीसरी इसकी महत्वपूर्ण किताब है, अभी बताया हूं, साइंस ऑफ लॉजिक। और चौथी इसकी किताब जो है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेस, अभी जो मैं बताया था कि इसकी जो किताब है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलॉसफिकल साइंस,
और इसकी जो पांचवी जो महत्वपूर्ण किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। किताबें तो बहुत है, लेकिन 5-6 याद होना चाहिए। फिलॉसफी ऑफ राइट देखे होंगे, बार बार पूछा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, और एक किताब इसकी और भी है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। तो ये 5-6 किताबें इसकी आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखिए, कुछ स्टेटमेंट भी हीगल पर है, इसके सामान्य पहलू पे ही। जैसे वेपर साहब ने, सीएल वेपर साहब ने कहा कि हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक है, दुर्भाग्यवश उसे समझना उतना ही अधिक कठिन है। लिख दीजिएगा, सीएल वेपर के सामने लिखिए, हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक है, दुर्भाग्यवश उसे समझना उतना ही अधिक कठिन है। उसे समझना उतना ही अधिक कठिन है। इसी प्रकार से सोपनहार ने लिखा, जो आप जानते हैं ना, सीएल वेपर साहब की किताब है पॉलिटिकल थॉट। तो पॉलिटिकल थॉट में ही सीएल वेपर साहब ने लिखा, और सोपेनहार ने लिखा कि हीगल की रचनाएं सदैव जर्मन मूर्खता का स्मारक बनी रहेंगी। किसने कहीं न कहीं जो है, अभी मैं आपको बताऊंगा, किसने फांसीवाद को बढ़ावा दिया, तानाशाही की बात की, राष्ट्र राज्य, उग्र राष्ट्र राज्य की बात किया। तो इसीलिए सोपेनहावर ने जो है आलोचना करते हुए लिखा कि हीगल की रचनाएं सदैव जर्मन मूर्खता का स्मारक बनी रहेंगी। लिख दीजिए, हीगल की रचनाएं सदैव जर्मन मूर्खता का स्मारक बनी रहेंगी। और कभी मान लीजिए प्रश्न पूछे कि किस विचारक को रहस्यवादी मूर्ख कहा जाता है, किसको जो है रहस्यवादी मूर्ख कहा जाता है, तो हीगल लगाइएगा। इसी को अनपढ़ ढोंगी भी कुछ लोग कहते हैं। इल्टरेट, अनपढ़ ढोंगी। कभी पूछे अनपढ़ ढोंगी किसको कहा जाता है, तो हीगल आलोचक करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इसके प्रशंसक भी हैं, और इसके प्रशंसक हैं तो ही मैं बताऊंगा कि इसके जो प्रशंसक हैं, जैसे एक प्रशंसक है एबेंस्टीन। तो एबेंस्टीन ने लिखा था कि ऐसा है, इसके महत्व पर उसने चर्चा किया था कि जर्मन की बौद्धिक जो परंपरा है उसमें हीगल का स्थान सर्वोच्च है। जर्मन की जो बौद्धिक परंपरा है उसमें हीगल का स्थान जो है सर्वोच्च है। और उसने लिखा कि जो आध्यात्म है, कला है, इतिहास है, राजनीति है, इन सब चीजों में हीगल का जो कार्य है वह अद्वितीय रहा है। तो ये सब अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे हीगल का द्वंद्ववाद, डायलेक्टिक मेथड क्या है हीगल का, उस पर चर्चा किया जाए।
हीगल का द्वंद्ववाद, या द्वंद्ववादी सिद्धांत, डायलेक्टिकल मेथड। तो इसमें सबसे पहले जो है इसका अर्थ समझिए, फिर इसका कुछ विशेषता जानिए, और फिर इसकी समस्या। तीन चीजें हैं। तो ये जो डायलेक्टिकल जो शब्द है, यह यूनानी भाषा के जो है डायलेगो शब्द से बना है। डायलेगो डायलेगो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, वाद विवाद, तर्क वितर्क करना। तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हीगल के पहले जो है डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग नहीं हुआ। हीगल के पहले भी डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग हुआ था। भाई हमें कहते हैं कि जैसे सुकरात है, प्लेटो है, इस तरह के दार्शनिक भी वाद विवाद करते थे, लेकिन हीगल उस स्वरूप में इसको ग्रहण नहीं करता है। हीगल इसमें मौलिक परिवर्तन करता है, वाद विवाद के स्तर से उठाकर वाद, प्रतिवाद और संवाद के स्तर पर ले जाता है। तो हीगल कहता है ना कि ये वाद है, और वाद का जो विरोधी है, जो विरोधी बात है वो प्रतिवाद हो गया, और इसमें भी कुछ अच्छाई है, इसमें भी कुछ अच्छाई है, दोनों में अच्छाई है, तो ये संवाद हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो वाद है, ये मान लीजिए कोई मूल विचार है, और मूल विचार है और ये प्रतिवाद बन गया, मतलब प्रतिरोधी विचार का जन्म होगा। प्रतिरोधी विचार, और दोनों में द्वंद्व होगा, ये आपस में दोनों में द्वंद्व होगा, तो इससे संवाद बनेगा। और जब संवाद बनेगा तो ये नया वाद बनेगा, और जब नया वाद बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर जो है इसका विरोधी उत्पन्न होगा, पुनः प्रतिरोधी विचार का जन्म होगा, पुनः प्रतिवाद बनेगा, और ये प्रतिवाद बनेगा तो फिर दोनों में संघर्ष होगा, और दोनों में संघर्ष होगा तो फिर संवाद बनेगा, और संवाद भी जो है पुनः नया वाद बनेगा, और नया वाद बनेगा तो फिर इसका विरोध होगा, और विरोध होगा तो पुनः जो है प्रतिवाद बनेगा, और पुनः संवाद बनेगा। इस तरह से विचार का जो क्रम है वो चलता रहेगा, समन्वय संतुलन स्थापित होता रहेगा। तो हीगल कहता है कि प्रत्येक वस्तु का मौलिक स्वरूप होता है जो वाद होता है, और उसमें कुछ कमियां होती हैं, अंतर्विरोध होता है, उसके कारण जो है विपरीत स्वरूप को जन्म मिलता है। एंटीथीसिस, भाई हमें कहते हैं, इसको हमने थीसिस लिख दिया तो ये हो गया एंटीथीसिस, और ये हो गया सिंथेसिस। इस तरह से जो है क्रम चलता रहता है। तो पहले इसका अर्थ लिख दीजिए। द्वंद्ववाद यूनानी भाषा के डायलेगो शब्द से निकला है। डायलेगो शब्द से निकला है, जिसका सामान्य अर्थ है वाद विवाद
या तर्क करना, वाद विवाद या तर्क वितर्क करना, वाद विवाद या तर्क वितर्क करना। सत्य की खोज करने के लिए सुकरात, प्लेटो जैसे विचारकों ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया। सत्य की खोज करने के लिए सुकरात, प्लेटो जैसे विचारकों ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन हीगल इसमें मौलिक परिवर्तन करता है। लेकिन हीगल इसमें मौलिक परिवर्तन करता है। मौलिक परिवर्तन करता है। इसे आगे ले जाकर वाद, प्रतिवाद तथा संवाद के स्तर पर ले जाता है। संवाद के स्तर पर ले जाता है और मानता है कि मानव सभ्यता का विकास सीधी रेखा में न होकर वक्रीय क्रम में होता है। वक्रीय क्रम में होता है। अब फिर मैं आपको बताया ही हूं कि वक्रीय क्रम में होता है, तो ये मूल विचार हो गया, इसको बना लीजिएगा। भाई मूल विचार हो गया, फिर इसका विरोधी विचार हो गया प्रतिवाद, फिर संवाद, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद। इस तरह से यह क्रम जो है निरंतर चलता रहता है। तो कहता है कि प्रत्येक वस्तु का विचार का कुछ मौलिक स्वरूप होता है जिसको वाद कह सकते हैं। फिर अंतर विरोध के कारण जो है विपरीत विचार, विपरीत वस्तु, प्रतिवाद का जन्म होता है, एंटीथेसिस। और फिर जो है दोनों की अच्छाइयों से मिलकर संवाद बनता है, समन्वय और संतुलन होता है। दोनों में क्या होता है? समन्वय तथा संतुलन और संवाद बनता है, सिंथेसिस बनता है। और इस तरह से पुनः सिंथेसिस जो है नया वाद बनता है, फिर प्रतिवाद बनता है, पुनः संवाद बनता है। इस तरह से यह क्रम चलता है और सभ्यता का विकास भी इसी रास्ते से होकर निकलता है। तो सभ्यता के विकास का मार्ग जो है, आप देख रहे हैं कि ये त्रिकोण हो गया ना एक तरह से ऐसे। तो सभ्यता के जो मार्ग है, विकास का जो मार्ग है, वो त्रिकोणात्मक है। त्रिकोणात्मक है। एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये बना, वाद, प्रतिवाद और संवाद। दो कोण मिलकर तीसरे कोण को जन्म देते हैं। भाई पहला कोण जो है हमने मान लिया वाद, तो दूसरा कोण हो गया प्रतिवाद और तीसरा हो गया संवाद। भाई हम कहते हैं कि जैसे हमने कह दिया, हीगल नहीं लिखा, कि उदाहरण लीजिए कि जैसे सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, ये हो गया वाद। एक मौलिक नियम हमने मान लिया। लेकिन हम कहते हैं कि सदा सत्य बोलना जो है कभी कभी मानवता के लिए अहितकर भी तो हो सकता है। इसका मतलब सत्य नहीं बोलना चाहिए, एक ये भी तो विचार हुआ। सत्य नहीं बोलना चाहिए। अब सत्य नहीं बोलना चाहिए, तो बताइए सत्य बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए। अब दोनों आपस में संतुलन स्थापित करेगा, समन्वय होगा, तो क्या बनेगा कि सत्य बोलने की जो आवश्यकता है विवेकपूर्ण ढंग से होनी चाहिए, औचित्यता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और औचित्यता में कभी सत्य बोलना असत्य बोलने से ज्यादा अच्छा हो सकता है, कभी असत्य बोलना सत्य बोलने से ज्यादा अच्छा हो सकता है। इस तरह से यह क्रम बता रहा है।
अब इसका विशेषता, अब इसकी क्या क्या विशेषता है। अब पहली विशेषता समझिए। पहली विशेषता यह है कि कोई भी मौलिक विचार आएगा तो स्वतः प्रेरित और स्वतः संचालित प्रकृति से जो है उसका विरोधी विचार आ जाएगा। इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अंतर विरोध की, संघर्ष की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है और यह संघर्ष निरंतर चलता है जब तक कि आदर्श प्राप्त न हो जाए। पूर्णता की प्राप्ति तक यह संघर्ष चलता रहता है। हिस्टोरिकल नेसेसिटी इसको कहा जाता है। हीगल ने इसको जो है ऐतिहासिक आवश्यकता की संज्ञा दी। नंबर 1 लिखिए विशेषता, द्वंद्ववाद स्वतः प्रेरित तथा संचालित व्यवस्था है। स्वतः प्रेरित तथा संचालित व्यवस्था है। क्योंकि अंतर विरोध आबलिक संघर्ष स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो निरंतर चलता है। जब तक कि पूर्णता प्राप्त न हो जाए, जब तक कि पूर्णता प्राप्त न हो जाए। इस पहलू को हीगल ने ऐतिहासिक आवश्यकता कहा। इस पहलू को हीगल ने ऐतिहासिक आवश्यकता कहा। मतलब वाद, प्रतिवाद, संवाद, फिर वाद, ये चलता रहेगा, ऐतिहासिक आवश्यकता है। दूसरा बात देखिए, हीगल ने कहा कि ये जो द्वंद्ववाद है, विचारों का जो द्वंद्ववाद है, भाई यहीं से तो मार्क्स ने द्वंद्ववाद लिया था। इसी पद्धति को, भाई द्वंद्वात्मक आदर्शवाद हीगल का है। हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद है, तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति तो ले लिया लेकिन आदर्शवाद नहीं लिया। आदर्शवाद की जगह पर फेयरबाख्स से भौतिकवाद लिया था। तो दूसरा बात समझिए, इसकी विशेषता, ये जो पद्धति है प्रगति के व्यवस्थित विचार से संबंधित है। प्रगति के व्यवस्थित विचार से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि यहां पर जो है ईसाई धर्म की जो मान्यता है उसके विरुद्ध ये चीज स्वीकार किया गया और माना गया कि मानव प्रगति को निर्धारित करने वाला तत्व जो है विश्व आत्मा का विवेक है। विवेकपूर्ण विश्व आत्मा अपने विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं को धारण करती है। सेल्फ रियलाइजेशन, फुल सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करना ही जो है लक्ष्य है, जो व्यवस्थित मानव प्रगति के माध्यम से ही आ सकता है। और व्यवस्थित मानव प्रगति द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही संभव है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी विशेषता जो है ईसाई मान्यताओं के विरुद्ध है। कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग भी तो रोज सीखते हैं, रोज हम लोग भी तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि भाई अभी मैं पढ़ ही रहा हूं। अंतिम समय तक भी मैं यही आपको कहूंगा कि नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी कमी है, अभी और कमी दूर करनी है, और पढ़ना है, और किताबों को पढ़ना है। नंबर 2,
इस पद्धति की प्रगति के व्यवस्थित विचार इस पद्धति की प्रगति के व्यवस्थित विचार को स्वीकार करता है। ईसाई धर्म की मान्यता के विरुद्ध मानव प्रगति के विचार का प्रतिपादन करता है। मानव प्रगति के विचार का प्रतिपादन करता है। मानव प्रगति के विचार का प्रतिपादन करता है। और कहता है कि मानव प्रगति को निर्धारित करने वाला तत्व विश्वात्मा का विवेक है। विश्वात्मा का विवेक है। विश्वात्मा का विवेक है। भाई वो कहता है ना, रियल लिख देता हूं, स्टेटमेंट उसी का लिख दीजिए, हीगल का। रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। कभी आए हीगल? वास्तविकता ही तर्कसंगतता है और तर्कसंगतता ही वास्तविकता है। वास्तविकता ही तर्कसंगतता है और तर्कसंगतता ही वास्तविकता है। जो रीजनेबल है, रेशनल है, वही रियल है। जो इस संघर्ष के माध्यम से जो रेशनल बना है, तर्क के माध्यम से जो आया है, वही रेशनल है, वही रियल है। तीसरी विशेषता आप देखते हैं कि तीसरी विशेषता यह है कि भाई वाद, जैसे हमने कुछ कहा तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप, तभी तो हम लोग देखिए यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो डालते हैं कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए। मान लीजिए नेट जेआरएफ का वीडियो भी 10-15 तो होगा ही कम से कम। हर टॉपिक पर यूनिट 1, 2, 3 से लगाए 10 तक सबका 2-2, 3-3 वीडियो हम लोग डालते हैं। क्यों? आप उसको देखिए, दूसरे कोचिंग का भी देखिए, सब टीचर सही पढ़ाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको रेशनल लगे, वो अपना वहां पढ़िए। यूट्यूब का मतलब ये थोड़ा ना कि आप हमारे यहां पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है, आप दूसरे के यहां पढ़िए। लेकिन कम से कम जो है, मान लीजिए हमने वीडियो डाल रखा है, दूसरे सर ने वीडियो डाल रखा है, तीसरे सर ने वीडियो डाल रखा है, तो सब लोगों का देखकर तभी तो आपको अंदाजा लगेगा कि नहीं हमको कहां पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, हीगल यही चीज बताना चाह रहा है कि हम एक वस्तु का महत्व विरोधी वस्तु को देखकर ही लगा सकते हैं। हम लोग का महत्व दूसरे का वीडियो देखकर ही आप समझ सकते हैं, दूसरे का महत्व हमारा वीडियो देखकर समझ सकते हैं। भाई प्रेम का महत्व घृणा के परिप्रेक्ष्य में ही अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। सुख का दुख के, प्रकाश का अंधकार के परिप्रेक्ष्य में ही महत्व समझा जा सकता है। यदि प्रतिवाद नहीं होता तो वाद का महत्व पता नहीं चलता। नंबर 3, हीगल मानता है कि एक वस्तु का महत्व उसके विरोधी वस्तु को देखकर ही लगा सकते हैं। एक वस्तु का महत्व उसके विरोधी वस्तु को देखकर ही लगा सकते हैं। जैसे प्रेम का महत्व घृणा
के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। प्रेम का महत्व घृणा के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। चौथी विशेषता समझिए। जैसे आप देखते हैं, और जो आप लोगों का इसके पहले हम लोग खत्म किए थे थ्योरी, तो थ्योरी में जो आप लोग का एक बुकलेट होगा जिसमें लगभग 2-2,500 प्रश्न भी होंगे टॉपिक वाइज, उसको लगा डालिएगा कि मार्क्सवाद मैंने पढ़ाया था, तो मार्क्स तो यहां पर पढ़ाऊंगा नहीं, वो तो वहां पर पढ़ा दिया था। जैसे राल्स पढ़ा दिया था, तो राल्स के विचारक के रूप में मैं पढ़ा दूंगा, और दूसरी बात है थोड़ा सा, लेकिन मार्क्स वहां पर मैं मार्क्स भी पढ़ाया था, राल्स भी पढ़ाया था, उसका क्वेश्चन भी वहां पर मैं 300, 400, 500 क्वेश्चन भी दिया, उसको टिक लगा डालिए। वो टिक लगाना इसलिए जिससे आपको पता चले कि जो हमने पढ़ा वो पढ़ने के बाद हम प्रश्न का आकलन कर पा रहे हैं कि नहीं, इसलिए वो प्रश्न का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। वैसे तो आप एग्जाम में जाएंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन भाई होता तो नहीं ना, तो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो कर लिए, अब उस पर संबंधित 1000-2000 क्वेश्चन, इसीलिए देखिए हर यूनिट पर अलग हमने अभ्यास पुस्तिका बना रखा है। यूनिट फर्स्ट में अलग, यूनिट सेकंड में अलग, यूनिट थर्ड में अलग, सबका अभ्यास पुस्तिका अलग है। तो कम से कम 2-2 हजार प्रश्न करके यदि 10 यूनिट है तो हम लोग 15 से 20 हजार क्वेश्चन आपको देंगे कि आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए जिससे वहां पर समझ में आ जाए। अब फिलॉसफी ऑफ राइट 4 बार आप टिक लगाएंगे तो वहां तो सही हो ही जाएगा। एक बार पढ़ेंगे तो पता चले फिलॉसफी ऑफ राइट कंफ्यूजन होने लगा, किस विचारक का किताब है। तो मैं बताया कि चौथी विशेषता इसकी यह है कि हीगल मानता है कि विकास दो परस्पर विरोधी शक्तियों में संघर्ष का परिणाम है। संघर्ष ही विकास का माध्यम है। वाद प्रतिवाद से संवाद जो पैदा होता है, दोनों से जब संघर्ष होता है दोनों में, और संवाद जो बनता है तो वह वाद और प्रतिवाद दोनों से अच्छी अवस्था में होता है। भाई संवाद में वाद की भी विषय वस्तु है, प्रतिवाद की विषय वस्तु है, तो दोनों मिलकर ही तो संवाद बन रहा है, तो दोनों से अच्छा संवाद है। नंबर 4, हीगल की मान्यता है कि, हीगल मानता है कि प्रगति दो परस्पर विरोधी शक्तियों में संघर्ष का परिणाम है। दो परस्पर विरोधी शक्तियों में संघर्ष का परिणाम है, अर्थात संघर्ष ही विकास का माध्यम है। संघर्ष ही विकास का माध्यम है। और संवाद वाद प्रतिवाद से अच्छा होता है। संवाद वाद प्रतिवाद से अच्छा होता है। भाई वो कहता है ना, निगेशन ऑफ निगेशन, देखिए मार्क्स भी कहता था, वो यहीं से लिया है। निगेशन ऑफ निगेशन, निषेध का निषेध, निषेध का निषेध। तो यह सिद्धांत देख रहे हैं कि निषेध का निषेध है। इसका मतलब भाई वाद है तो उसका विरोधी प्रतिवाद आया, संवाद आया, संवाद को भी बहुत दिन नहीं रहना है, ये नया वाद बनेगा फिर प्रतिवाद बनेगा। तो कोई विचार यदि आया है किसी का विरोध करके तो उसको भी समाप्त होना है, दूसरा विचार आना है, और समाज की प्रगति निरंतर होती रहेगी। राइट ने लिखा, राइट ने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी जो उसकी किताब है, तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी में उसने लिखा ये बात और कहा कि द्वंद्ववाद विशुद्ध तर्क की
अत्यंत निराकार धारणा से प्रारंभ होता है, लेकिन उसकी समाप्ति विचार के अत्यंत साकार स्वरूप वाद प्रतिवाद से अच्छा व्यापकता के स्वरूप में दिखाई देता है। तो आप देख रहे हैं कि राइट ने भी माना कि जो अगली अवस्था है मार्क्स भी मानता है। तो आप देखते हैं किस तरह से इसकी मैं विशेषता बताया आपको, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा दो तीन इसकी आलोचना भी समझिए, क्योंकि विशेषता जानेंगे तो समस्या भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। समस्या या आलोचना एक ही बात है। तो पहली आलोचना समझिए भाई। पहली आलोचना तो ये है, इसमें कथन आता है। एक्चुअल में जो आलोचना है उसमें कथन आते हैं। तो मैं आप लोगों को कथन भी लिखवा दूंगा दो तीन, क्योंकि वो आलोचना से आजकल कथन भी आना शुरू हो गया है। मैं दो तीन कथन लिखवा दूंगा आलोचना का। एक तो जो है केटलिन का कथन है। केटलिन का स्टेटमेंट लिखिए तो आलोचना में, अपने विभिन्न अनुभवों को वाद प्रतिवाद संवाद के त्रिकोण में विभक्त करना एक मनोरंजक बौद्धिक व्यायाम मात्र है। त्रिकोण में विभक्त करना एक मनोरंजक बौद्धिक व्यायाम मात्र है। दूसरा स्टेटमेंट, समस्या आलोचना में ही दूसरा स्टेटमेंट है, रसेल का लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रसेल का स्टेटमेंट, देखिए रसेल ने कहा कि ऐसा है। पहले समस्या समझिएगा। रसेल ने ही आलोचना किया था कि विभिन्न वस्तुओं के बीच विरोध की निराधार और अनावश्यक कल्पना की गई, असंगत भी है। हीगल जहां कहीं भी अस्पष्ट स्वरूप से विरोध के दर्शन करता है, वहां तुरंत जो है द्वंदात्मक पद्धति को अपना लेता है, कह देता है कि द्वंदात्मक पद्धति है। तो रसेल कहता है कि निर्धनता और संपन्नता दो परस्पर विरोधी नहीं, दो विभिन्न स्थितियां हैं, लेकिन उन्हें परस्पर विरोधी मान लेता है। तो दो स्थिति हो गया ना। दो स्थिति हो गया। वो कहीं ना कहीं आपस में विरोध नहीं कि अमीरी आया, संपन्नता हुआ तो उसका विरोध करने के लिए गरीब लोग आ गए, ऐसा थोड़े ना। रसेल का स्टेटमेंट लिखिए, गरीबी तथा संपन्नता दो परस्पर विरोधी नहीं वरन दो विभिन्न स्थितियां भी हैं। लेकिन हीगल उसे परस्पर विरोधी मान लेता है। परस्पर विरोधी मान लेता है। और केटलिन का लिखी दिए, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण है जो मैं आपको लिखवा दिया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि हीगल कहता है कि भाई, अरे रसेल ने एक जगह लिखा कि हीगल की द्वंदात्मक पद्धति मानव मन की कार्यप्रणाली को चित्रित करता है। कई बार मानव मन इसी प्रकार के जो है विरोधों के मार्ग से आगे बढ़ता है। तो मानव मन को चिंतित कर रहा है। ये विकास की अवस्था नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं। एक रसेल का लिखिए तो स्टेटमेंट रसेल का, हीगल की पद्धति मानव मन की कार्यप्रणाली को
मानव मन की कार्यप्रणाली को चित्रित करता है, क्योंकि कई बार मानव मन इसी प्रकार के विरोधों के मार्ग से आगे बढ़ता है, इसी प्रकार के विरोधों से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा जो है इसके राज्य पर विचार पर चर्चा करते हैं कि राज्य पर क्या विचार है। ये तो द्वंद्वात्मक पद्धति था, राज्य संबंधी विचार। हीगल कंसेप्ट ऑफ स्टेट। तो हीगल कंसेप्ट ऑफ जो स्टेट है उसको समझिए। वही द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से राज्य के विकास को परिभाषित किया और कहा कि राज्य का विकास जो है परिवार से प्रारंभ होता है। उसने कहा कि ये जो परिवार है यह वाद है। अब परिवार का विरोधी जो है कहता है नागरिक समाज। नागरिक समाज शब्द का प्रयोग हीगल नहीं किया था, ये नागरिक समाज है और नागरिक समाज प्रतिवाद है। और ये जो परिवार है निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ भावना पे आधारित होता है। नागरिक समाज जो है स्वार्थ भावना पे आधारित होता है। भाई परिवार में माँ बाप बच्चों को पढ़ाते लिखाते तो कोई स्वार्थ थोड़े ना है, भाई आप पढ़ लीजिए लिख लीजिए अपना, ठीक है आगे बढ़ जाइए। अच्छा माँ बाप है तो कहाँ आशा रखता है, ठीक है जाइए, मन करेगा फोन कर लीजिएगा, वृद्धावस्था मन करेगा मत करिएगा, मन करेगा मिलने आइएगा, मन करेगा मत मिलिएगा, जाइए हमने अपना फर्ज पूरा किया। मतलब निस्वार्थ। अरे भाई पुत्र को पैसा देकर बाप उसको लिखता थोड़े ना कि हमने 5,000 दे दिया, 2,000 दे दिया, 1,000 दे दिया, अभी तक हमने 1,32,000 दे दिया, ये लिखता उगता थोड़े ना है। अरे ठीक है यार था दे दिया, जाओ पढ़ो लिखो। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये परिवार निस्वार्थ भावना, नागरिक समाज स्वार्थ भावना। भाई नागरिक समाज में लेन देन सब चलता है, देखा लिखा पढ़ी चलता है, स्वार्थ भावना है। तो कहता है कि दोनों मिलकर क्या होगा, संवाद। ऐसी संवाद को कहता है कि ये राज्य है, इसी संवाद को कहता है कि ये राज्य है। और राज्य क्या है, तो सार्वभौमिक परार्थवाद है। परार्थवाद या स्वार्थवाद भी लिख सकते हैं। अब यहां पर जो है सार्वभौमिक स्वार्थ हो या परार्थ हो एक ही बात है, लोक कल्याणकारी। ये जो है राज्य क्या है, राज्य एक प्रकार से सबसे अच्छी संस्था हो गया। राज्य सबसे अच्छी संस्था। तो जब राज्य सबसे अच्छी संस्था हो गया तो कहता है ना कि राज्य का विकास कैसे हुआ, तो परिवार, परिवार से क्या निकला, नागरिक समाज, दोनों से क्या निकला, तो राज्य। ये बताइए, पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है, तभी तो कहता है कि राज्य क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है, ईश्वर का अवतरण है। पहले इसको बना लीजिए। तो इसके नीचे नोट करके मैं लिखवा देता हूं, 3-4 बातें जो महत्वपूर्ण है इसको लिख डालिए, लेकिन पहले बना लीजिएगा, क्योंकि बिना इसको जाने आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों ऐसा कहता है। भाई परिवार में एक तरह से देखा जाए तो परिवार में स्नेह है, प्रेम है। नागरिक समाज में स्वार्थवाद की भावना है, प्रतिस्पर्धा है। स्वार्थवाद का मतलब क्या,
प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। यहां पर जो है देखा जाए तो प्रेम है, स्नेह है, सहानुभूति है, कंपैशन है, सिंपैथी है। तो दोनों मिलकर, दोनों अच्छाइयां, भाई प्रतियोगिता भी तो अच्छाई है, समाज में प्रतियोगिता भी होनी चाहिए, अन्यथा पता नहीं चलेगा। अभी बता रहा था, हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे सर लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, सब लोग अपना पढ़ाते हैं, जिसको जिससे पढ़ना होता पढ़ता है, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जिससे आपको पढ़ना पढ़िए। लेकिन प्रतियोगिता तो होनी चाहिए ना, कि भाई 10, 20 लोग, 30 लोग जो है नेट जीआरएफ पढ़ाएं, तभी तो बच्चा को पता चलेगा कि जो है कैसे पढ़ना है। पहला बात लिखिए, नंबर 1, हीगल ने राज्य का विकास परिवार से आरंभ किया। राज्य का विकास परिवार से आरंभ किया, परिवार से आरंभ किया। और परिवार से नागरिक समाज, परिवार से नागरिक समाज, परिवार से नागरिक समाज की उत्पत्ति होती है। और दोनों में संघर्ष से राज्य का विकास होता है। दोनों में संघर्ष से राज्य का विकास होता है। और दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि नागरिक समाज हो या चाहे राज्य हो, इन दोनों में अंतर कर रहा है। नंबर 2, हीगल पहला विचारक है जिसने, हीगल पहला विचारक है जिसने नागरिक समाज और राज्य के मध्य अंतर स्पष्ट किया। नागरिक समाज और राज्य के मध्य अंतर स्पष्ट किया। तीसरा बात समझिए, जैसे अभी मैं बता रहा था कि राज्य को एक दैवीय, डिवाइन आइडिया के रूप में देखता है। डिवाइन आइडिया, डिवाइन आइडिया का मतलब दैवी विचार के रूप में देखता है। राज्य संपूर्ण विवेक की अभिव्यक्ति है। पृथ्वी पर विद्यमान जो है ईश्वरीय विचार है। संसार के संगठन में व्यक्ति ईश्वरीय इच्छा है। इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आए तो हीगल लगाना है। इसका मतलब राज्य विश्वात्मा की अभिव्यक्ति और सर्वोच्च रूप है। राज्य के हित में और व्यक्ति के हित में कोई विरोध नहीं है। राज्य विवेकशीलता का मूर्त स्वरूप है। अगला पॉइंट लिखिए, राज्य विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। राज्य विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। राज्य के हित तथा व्यक्ति के हित में कोई विरोध नहीं है। राज्य के हित तथा व्यक्ति के हित में कोई विरोध नहीं है। राज्य के हित तथा व्यक्ति के हित में कोई विरोध नहीं है। तभी तो कहता है कर्तव्य को ज्यादा महत्व देता है और मानता है कि कर्तव्य यदि व्यक्ति कर रहा है तो उसको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तीसरा बात समझिए, भाई वो कहता है कि परिवार मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, तो परिवार से बाहर जाकर, ये जो नागरिक समाज है, परिवार से बाहर जाकर नागरिक समाज की रचना की जाती है। और फिर नागरिक समाज जो है वो देखा जाए, नागरिक समाज और परिवार के मध्य जो अंतर्द्वंद होता है, संघर्ष होता है, उसी से राज्य संस्था का जन्म होता है। और राज्य परिवार और नागरिक समाज दोनों की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है। इस तरह से राज्य
व्यक्ति के हितों की पूर्ति करने वाला सबसे अच्छी संस्था है। अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 3, परिवार मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। परिवार मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जिसके लिए नागरिक समाज का जन्म होता है। और राज्य दोनों की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इसीलिए तो कह रहा है कि पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें जो है परिवार की भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और राज्य की आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाती है। चौथा बात समझिए, वो कहता है, अब देखिए कोई स्टेटमेंट आएगा तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं, हर स्टेटमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट जो उसकी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री किताब है उसमें उसने स्टेटमेंट लिखा था कि व्यक्ति का महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है वह सब राज्य के माध्यम से संभव है। अब ये बात जो है हीगल का स्टेटमेंट होगा, लिख दीजिए नंबर 4। हीगल लिखता है कि हीगल ने फिलॉसफी ऑफ राइट हिस्ट्री में लिखा कि हीगल ने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में लिखा कि व्यक्ति का महत्व, उसकी आध्यात्मिकता, जो कुछ भी उससे उपलब्ध है वह सब राज्य के माध्यम से संभव है। वह सब राज्य के माध्यम से संभव है। वह सब राज्य के माध्यम से संभव है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक हित में ही व्यक्तिगत हित समाहित है, क्योंकि राज्य सर्वोच्च नैतिक समुदाय है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक पॉइंट और लिख दीजिए, सामाजिक हित में ही व्यक्तिगत हित समाहित है, क्योंकि राज्य सर्वोच्च नैतिक समुदाय है। राज्य सर्वोच्च नैतिक समुदाय है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। राज्य तथा व्यक्ति के हित में कोई विरोध नहीं। राज्य तथा व्यक्ति के हित में कोई विरोध नहीं। राज्य तथा व्यक्ति के हित में कोई विरोध नहीं। तो सुन लीजिए, तो आपको 4 लाइन ध्यान रखना है। पहला चित्र यह ध्यान रखना है कि राज्य के दैवी स्वरूप को स्वीकार करता है। राज्य पृथ्वी पर विश्वात्मा के अंतिम स्वरूप है, वह अपने आप में साध्य है। राज्य सर्वशक्तिमान है, राज्य सर्वोच्च है, व्यापक है, नैतिक है, सभी प्रकार के नैतिक बंधनों से पूर्ण मुक्त है। स्वतंत्रता का उपभोग, अभी मैं बताऊंगा, स्वतंत्रता का उपभोग राज्य में ही संभव है। व्यक्ति की तरह राज्य का भी अपना पृथक व्यक्तित्व होता है। राज्य की इच्छा को हीगल सामान्य इच्छा के रूप में देख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये राज्य का स्वरूप है उसका। अब मैं बताया इसमें, अभी मैं पढ़ा रहा था, इसमें और भी तो राज्य पर विचार हो गया। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है, जैसे द्वंद्ववाद हो गया, राज्य संबंधी विचार, नैतिकता पर विचार।
नैतिकता पर विचार। चलिए इसकी चर्चा करें। देखिए, जो नैतिकता पर विचार है, तो ऐसे समझिए कि हीगल ने फिलॉसफी ऑफ राइट जो किताब लिखा था, उस फिलॉसफी ऑफ राइट में जो है नैतिकता संबंधी विचार दिया था। भाई इसने कहा कि जीवन का उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, फुल सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मसिद्धि प्राप्त करना। आत्मसिद्धि प्राप्त करना, इसका मतलब यह हुआ कि ये आदर्शवादी विचारक जो है विचार को ही संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व मानता है। द्वंद्वात्मक पद्धति से विचारों की प्रगति को स्वीकार करता है, अभी मैं बताया हूं। राज्य को साध्य मानता है और राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार शरीर में अंग रहकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है, उसी तरह व्यक्ति भी राज्य में रहकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकता है। और अभी बताया हूं कि राज्य ही सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। अब देखिए, नैतिकता का जो इसमें दो चीज जानना है। एक तो नैतिकता का जो है इसका स्वरूप क्या है, और दूसरा चीज नैतिकता के विकास के लिए तीन अवस्थाओं की बात करता है। नैतिकता के विकास की तीन अवस्थाओं की बात करता है। बस ऐसे बना लीजिए, थोड़ा सा यहां पे लिखवाएंगे या फिर इसका तीन चरण यहां समझाएंगे। तीन चरण इसका है: बाध्यता की अवस्था, बाध्यता की अवस्था। दूसरा चरण इसका अंतः प्रेरित नैतिकता, अंतः प्रेरित नैतिकता। और तीसरा है व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित का एकीकरण, व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित का एकीकरण। तीन अवस्थाएं हैं, 1, 2, 3, इसको समझना है। तो नैतिकता का स्वरूप क्या है पहले समझिए। हीगल ने माना कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में चेतना पाई जाती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। भाई जड़ वस्तु है तो उसमें चेतना सबसे कम है, मानव में सबसे ज्यादा चेतना है। तो मानव को हम लोग बुद्धिमान कहते हैं और ये मानते हैं कि मानव यदि अपने विवेक का प्रयोग करे तो अपने जीवन को नैतिक बना सकता है। और यह कार्य सेल्फ रियलाइजेशन से हो सकता है, सेल्फ मिस्ट्री से हो सकता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन से हो सकता है, सेल्फ मोटिवेशन से हो सकता है। और यह कार्य अभी मैं बताया कि यह कार्य चरणबद्ध तरीके से होगा। व्यक्ति स्थायी नैतिकता का विकास कर सकता है। 2 लाइन लिखिए यहां पर स्वरूप में। हीगल आदर्शवादी विचारक है और विचार को संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व मानता है। विचार को संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व मानता है। विचार को संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व मानता है और द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से विचारों की प्रगति को स्वीकार करता है। विचारों की प्रगति को स्वीकार करता है। उसके अनुसार ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में कम या अधिक चेतना पाई जाती है। सब में कम या अधिक चेतना पाई जाती है। मानव में सबसे ज्यादा चेतना पाई जाती है।
अतः वह बुद्धिमान है और विवेक का प्रयोग करके अपने जीवन को नैतिक बना सकता है। विवेक का प्रयोग करके अपने जीवन को नैतिक बना सकता है। चरणबद्ध तरीके से उच्च नैतिकता का विकास कर सकता है। उच्च नैतिकता का विकास कर सकता है। भाई वो कहता है ना, अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा इसको बता लें। उसका देखिए कथन है, उसका कथन है, व्यक्ति बनो, ईगल लगाइएगा, व्यक्ति बनो तथा व्यक्तियों का सम्मान करो। बी ए पर्सन, रिस्पेक्ट एज पर्सन, उसी का स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट उसका और भी है, जीने के लिए मरना। जीने के लिए मरना अभी समझाता हूं, लेकिन पहले इसको थोड़ा समझिए। बाध्यता की अवस्था का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, यह पहली अवस्था है नैतिकता के विकास की। नैतिक विकास के दृष्टिकोण से यह प्राथमिक अवस्था है, निम्नतर स्थिति है, जहां व्यक्ति भय के कारण, दंड के भय के कारण नैतिकता का पालन करता है। यहां नैतिकता मनुष्य पर बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। कोई छोटा बच्चा, देखिए, मान लीजिए दादाजी आए, गांव से दादाजी आए तो क्या होता है? देखिए, माँ उसकी दोनों हाथ पकड़कर दादाजी के पैर पर रखती है, चलो पैर छो। वो बच्चा रो रहा है, अरे हमें छोड़ो, अरे कैसे छोड़ो, चलो। तो बताइए, 10-5 बार ये हरकत कराया जाता है। फिर जब देखिए 1-2 महीने बाद फिर दादाजी अगले हफ्ते आए तो बच्चा खुद ही जाकर पैर छूता है। अब उसको दबाव डालने की जरूरत नहीं है, या खुद ही प्रणाम करता है, खुद ही नमस्ते करता है। तो कभी आपने सोचा कि उस छोटे बच्चे को ये यदि नहीं सिखाएंगे कि आपका कर्तव्य है कि वो आप ऐसा करें, तभी उसमें नैतिकता का विकास हो पाएगा। कोई छोटा बच्चा है, कोई देखिए गलत आदत है, तोड़ाई होती है ना उसकी। गांधी जी ने भी हिंद स्वराज में लिखा कि छोटे बच्चों की थोड़ी बहुत पिटाई जरूरी है। गांधी जी ने व्यवहारिक हिंसा की बात की, आगे थिंकर में मैं पढ़ाऊंगा। गांधी जी ने जैन की अहिंसा को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए क्योंकि उनको पता था कि ऐसा हो करना ठीक नहीं है। लिखिए, बाध्यता की अवस्था में 2 लाइन लिखना है। नैतिक विकास के दृष्टिकोण से यह प्राथमिक अवस्था है, जहां व्यक्ति दंड के भय के कारण नैतिकता का पालन करता है। दंड के भय के कारण नैतिकता का पालन करता है। अर्थात नैतिकता मनुष्य पर बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। नैतिकता मनुष्य पर बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। जैसे छोटे बच्चों को उदाहरण लिख डालिएगा। नंबर 2 चलिए, अंतः प्रेरित नैतिकता। अब दूसरी अवस्था पर आइए, अंतः प्रेरित अवस्था। इसका मतलब है कि व्यक्ति अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर उचित कार्य करता है, स्वतंत्र इच्छानुसार समाज के नियमों का पालन करता है। मनुष्य नैतिक उत्तरदायित्व को समझने लगता है। भाई सड़क पर जा रहे हैं, मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए ये सड़क है, आप यहां गाड़ी से आ रहे हैं, कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, तो देखिए समझदार व्यक्ति क्या करता है, अंतः प्रेरणा से गाड़ी खड़ी कर देगा, 50 मीटर दूर ही गाड़ी खड़ी कर देगा। जो व्यक्ति पैदल जा रहा है वो पैदल पार कर लेगा, दूसरे छोर पे पहुंच जाएगा, तब फिर गाड़ी से जाएगा। और ज्यादा समझदार भारत में यो हारन बजाते जाएंगे और वो व्यक्ति जो यहां तक आया है फिर बेचारा वापस चला जाएगा पीछे।
तो देखिए वो जो रोड क्रॉस कर रहा है व्यक्ति आपको देखकर क्या कहता है, धन्य है प्रभु। तो आपने कभी सोचा कि आपने अंतः प्रेरित नैतिकता का प्रयोग ही नहीं किया। भगवान ने आपको मौका दिया था लेकिन सुधरेंगे तो है नहीं। लिखिए, अंतः प्रेरित नैतिकता में व्यक्ति अपने अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर, अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर उचित कार्य करता है। अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर उचित कार्य करता है। स्वतंत्र इच्छानुसार समाज के नियमों का पालन करता है। अपने नैतिक उत्तरदायित्व को समझता है। अपने नैतिक उत्तरदायित्व को समझता है। अब जरा देखिए, इसको भी हम लोग उच्च अवस्था नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कभी कभी देखिए व्यक्ति अपने स्वार्थ की बात करने लगता है, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में संघर्ष की स्थिति हो जाती है। इसको भी नैतिकता की उच्च अवस्था हीगल नहीं मानता है। तीसरा जो चरण है उसको उच्च अवस्था कहता है कि यहां पर व्यक्ति जो है बुद्धि और विवेक का पर्याप्त विकास कर लेता है, अपने आप को समाज का, राज्य का अभिन्न अंग मान लेता है, समाज कल्याण में ही अपना व्यक्तिगत हित समझने लगता है, और इस तरह सामाजिक और व्यक्तिगत हित का अंतर समाप्त होने लगता है। और यही नैतिकता की उच्चतम अवस्था है कि हम सोचें कि समाज में हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा भी अहित हो रहा है। यदि ऐसी सोच आ जाए तो ये जो है सबसे उच्च नैतिकता है। ये सबसे उच्च नैतिकता है। लिखिए 2 लाइन यहां पर तीसरे में, व्यक्ति बुद्धि आबलिक विवेक का पर्याप्त विकास कर लेता है। बुद्धि आबलिक विवेक का पर्याप्त विकास कर लेता है और अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मान लेता है। अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मान लेता है, समाज कल्याण में ही अपना व्यक्तिगत हित समझने लगता है, समाज कल्याण में ही अपना व्यक्तिगत हित समझने लगता है। इस तरह सामाजिक और व्यक्तिगत हित का अंतर समाप्त हो जाता है। सामाजिक और व्यक्तिगत हित का अंतर समाप्त हो जाता है। जो नैतिकता की उच्चतम अवस्था है, जो नैतिकता की उच्चतम अवस्था है। अब जैसा समझिए, अब ये जो स्टेटमेंट देता है इसी से संबंधित है। मैं समझा देता हूं। व्यक्ति बनो, व्यक्तियों का सम्मान करो। हीगल कहता है कि व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर जाकर जीवन जीना चाहिए। भाई आप ये सोचिए कि आप रोड क्रॉस करते रहते, दूसरा हार्न बजाता तो कैसा लगता? मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, हम लोग मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर कोई गाना बजाता रहे, कैसा लगेगा? तो ये बताइए। हीगल कहता है कि व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर जाकर जीवन जीना चाहिए। अपनी विवेकशीलता से नकारात्मक प्रवृत्तियों का दमन करना चाहिए। भगवान ने विवेक दिया है, सोचिए सही है कि गलत। किसी का 10-5 हजार रुपया मार दिए, किसी का ले लिए, किसी का हड़प लिए, क्या हो जाएगा? इससे जीवन चल जाएगा? जीवन नहीं चलेगा ना इससे। किसी का 2-4 लाख रुपया मार दिए तो क्या होगा? जीवन चल जाएगा? अरे भाई ईमानदारी से भी तो आप प्रयास कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस बुद्धि से मानवता का भाव बढ़ सकता है। बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो पशु का व्यवहार करेंगे। सोचिए, कोई गलत काम करने से पहले सोचिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। वास्तव में व्यक्ति के जीवन की सार्थकता व्यक्तित्व के विकास से है। और विवेक क्या कहता है? विवेक कहता है कि जीवन जिया जाए। कैसे जिया जाए? तो वासनाओं को विवेक के अधीन रखा जाए। भाई भगवान ने तो हम लोग को ऐसा बना ही रखा है कि वासना, तृष्णा, इच्छा सब भर दिया, अब दूसरी तरफ दिमाग दे दिया। तो हीगल कहता है उस दिमाग का प्रयोग कर लीजिए।
दूसरे व्यक्ति का सम्मान करिए, केवल अपना हित मत देखिए। क्लियर हुआ? जीने के लिए मरना, तो ईसाई धर्म से प्रभावित होकर यह बात कहता है, उसका मानना है कि शारीरिक इच्छा को समाप्त करके, शारीरिक इच्छा, तृष्णा, वासना को कम करके आत्मा मुक्त हो सकती है। हमेशा उसी इच्छा, तृष्णा, वासना में लगे हुए हैं। कुछ लोग देखिए, मान लीजिए शराब पीने वाले हैं, शाम से ही वो बेचैन, अपनी इच्छा पर कंट्रोल नहीं है, वासना पर कंट्रोल नहीं है। तो कहता है कि द्वंद्वात्मक पद्धति से निरंतर पशुवत भावना को कम किया जा सकता है। मान लीजिए कोई सिगरेट है, उसको छोड़ना है, तो देखिए क्या किया जाता है। वो पहले प्रण करता है कि हम जाकर दुकान पर ही खरीद के पिएंगे। मान लीजिए दोपहर में जाएगा 1 किलोमीटर टहलते हुए, तो बार बार उसका मन करेगा, तो उसको कष्ट होगा ना कि क्या जाए दोपहर में, तबीयत खराब हो जाए, कम हो गया ना। फिर कहेगा 2 किलोमीटर पैदल जाके पी के आऊंगा, कम हो गया। धीरे धीरे वासना को नियंत्रित कर सकता है, भौतिक सुख को कम कर सकता है, इच्छा पर बुद्धि के माध्यम से नियंत्रण रख सकता है। तो हीगल कहता है कि यदि व्यक्ति इच्छा वासना के अधीन जीता है, उसी का स्टेटमेंट है, यदि व्यक्ति इच्छा वासना के अधीन जीता है तो व्यक्ति होने की संभावना से दूर चला जाता है। तो ये मैं आपको बताया नैतिकता पर विचार।